हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास +2 यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 18 में हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म। पर जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर एंड वोल्टमीटर। अब उसके ऊपर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप प्रॉब्लम नंबर 1 में देख रहे हो, ए गैल्वेनोमीटर विद ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, मींस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस दी हुई है हमें 12 ओम, शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ, तो ये IG है ना, आपको मालूम है सिंबल यूज करते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। How will you convert it into a voltmeter of range 0 to 10 volt? मीन्स जो वोल्ट मीटर है उसकी मैक्सिमम वोल्टेज 10 वोल्ट है ना। तो अब इसको आपको मालूम होना चाहिए कि जैसा कि हमने अपने थ्योरी पोर्शन में डिस्कस किया था कि ये गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर व्हेन ए हाई रेजिस्टेंस R is connected in series with the galvanometer, है ना। Got it? तो अब R की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, आपको याद है ना, V बाय IG इन माइनस। अब V की वैल्यू 10 है, IG की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻³ है और ये 12 है ना। अब इसको आप सॉल्व करके 10 इंटू 10⁻³ ओवर 2.5 है ना, तो 4000 माइनस 12 3988 वुड बी द आंसर। मतलब हम इस गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 10 वोल्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस गैल्वेनोमीटर के साथ इन सीरीज हाई रेजिस्टेंस R इक्वल टू 3988 ओम की जोड़नी पड़ेगी, है ना, कनेक्ट करनी पड़ेगी इन सीरीज। अच्छा, अब अगर हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 2 की, A galvanometer can be converted into a voltmeter of certain range by connecting a resistance of 880 ohm in series with it. तो जब भी आपने किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो जो आपने वोल्टमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ इन सीरीज हाई रेजिस्टेंस R जोड़नी है, उसकी वैल्यू आप इस फार्मूला से निकालते हो ना, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला में V क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज मेजर्ड बाय द वोल्टमीटर, और IG क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। और आपको मालूम है जब हमने थ्योरी में किया था कि जो वोल्टमीटर है ना, तो जब गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट होता है तो गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू सेम रहती है ना। अब ये फार्मूला है, तो जब हमने R को रेजिस्टेंस 880 ओम यूज की तो मान लीजिए कि जो वोल्टमीटर है उसकी रेंज V है ना, और जब हमने रेजिस्टेंस 420 ओम यूज की सेकंड केस में, इन फर्स्ट केस, इन सेकंड केस, तो रेंज ऑफ वोल्टमीटर बिकम हाफ, बट
ठीक है ना। तो ये आ गया। अब हमने क्या निकालनी है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस निकालनी है। गॉट इट। तो अब इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करके, ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से V ओवर आई जी की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, वो आ गई 880 माइनस जी, ये बन गई ना इक्वेशन नंबर 1 से। अब यहां देखिए आप 420 इज इक्वल टू V ओवर 2 आई जी, सॉरी ये बन गया V ओवर आई जी, सॉरी प्लस आ गया यहाँ, और ये आ गया इज इक्वल टू 420 प्लस जी, है ना। अब ये इक्वेशन नंबर 3 है और इसको हमने 4 बोल दिया। तो फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 4, अब इनको इक्वेट कर सकते हैं ना, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। तो 880 प्लस जी इज इक्वल टू, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस आ गई ना। तो इस तरह से सॉल्व करना है ना, आपने कंडीशन को स्टेटमेंट से पकड़ना है और जो कंसेप्ट है उसको आपने थ्योरी के साथ रिलेट करना है ना, कि कैसे कौन सी कंडीशन में कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। अब यहां पर आपने एक बात और नोट करनी है कि अगर ये यहां पर मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है ना, ये स्केल है गैल्वेनोमीटर की, और इसमें टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स है n, और IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इन गैल्वेनोमीटर है, और VG फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज है इन केस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है। तो अब गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है G, वो आप VG बाय IG से भी निकाल सकते हो ना। तो एक तो ये फार्मूला आपने याद रखना है ना, कैपिटल G यहां से निकलेगी ना। अब दूसरी बात, जब आपने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया, अच्छा, तो गैल्वेनोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट क्या होगी, याद है ना, IG बाय N, ये गैल्वेनोमीटर। अब अगर हम गैल्वेनोमीटर को बना लिया एमीटर, है ना, तो अब स्केल तो ये सेम यूज करनी है हमने। जब गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं बाय कनेक्टिंग स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद इट, तो जो एमीटर की स्केल है वो गैल्वेनोमीटर वाली होगी सेम, मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स तो सेम रहेंगी ना। बट VG की वैल्यू भी एमीटर में सेम रहती है, आपको मालूम है। बट जो IG है ना, वो अब I हो चुका है ना, वो एमीटर की मैक्सिमम करंट मेजरिंग कैपेसिटी है, तो I। तो इसका मतलब जो एमीटर बना ना, तो उसका जो फिगर ऑफ मेरिट है वो I बाय N होगी। समझ गया ना, गॉट इट। और जब हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर से हमने वोल्ट मीटर बनाया, तो अगर इस गैल्वेनोमीटर को हमने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट, तो इस स्केल दोनों की सेम होगी, तो नंबर ऑफ डिविजन्स तो n ही रहेंगी। बट अब यहाँ पर IG सेम रहेगा, बट VG V में कन्वर्ट हो जाएगा ना, गॉट इट। तो अब यहाँ देखिए आप कि जो गैल्वेनोमीटर है ना, क्योंकि उसमें टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स है n, तो उसमें करंट पर यूनिट
डिवीजन वो IG/N है, और जो वोल्टेज पर डिवीजन है वो VG/N है ना। अब एमीटर में करंट पर डिवीजन की वैल्यू I/N है और वोल्टेज पर डिवीजन की वैल्यू वो VG/N। मतलब एमीटर और गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज पर डिवीजन सेम है, बट करंट पर डिवीजन की वैल्यू बदल गई है ना। तो वोल्ट मीटर में देखिए आप कि क्योंकि वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर ये दोनों में मैक्सिमम करंट IG है, तो इट मींस इसकी जो फिगर ऑफ मेरिट है वोल्ट मीटर की KV, वो तो IG/N ही रहेगी ना। बट यहाँ पे वोल्टेज पर डिवीजन की वैल्यू क्या होगी, V/N, है ना। ये बात समझने वाली है। तो अब यहां से आपने ये देखना है कि जब आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हो तो करंट पर डिवीजन की वैल्यू इंक्रीज होती है, बट वोल्टेज पर डिवीजन की वैल्यू सेम रहती है। जब आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हो तो करंट पर डिवीजन की वैल्यू सेम रहेगी, बट वोल्टेज पर डिवीजन की वैल्यू इंक्रीज होगी, है ना, क्योंकि जो V की वैल्यू है वो VG से ग्रेटर देन होगी। अब इस कंसेप्ट को आप इस न्यूमेरिकल में हम अप्लाई करते हैं तो देखिए यहां पर टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स गैल्वेनोमीटर में है 150, और गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। तो अगर करंट सेंसिटिविटी 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर है ना, तो इसको आप 10 डिवीजन ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ये है तो इसको हमने उलट करना है, तो इसकी फिगर ऑफ मेरिट या करंट पर डिवीजन क्या हो गया, उलट हो गया ना। ऐसे ठीक है ना, एक डिवीजन में इतना करंट है। तो अब क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स 150 हैं, तो अगर करंट पर डिवीजन की वैल्यू इतनी है तो टोटल करंट IG कितना होगा, तो और ये कितना आ गया, अब इसको आप सॉल्व करिए, है ना। तो ये आ जाएगा 15 मिली एम्पियर, है ना। और VG की वैल्यू यहां से निकालनी है ना, इसमें भी आप उलट कर सकते हो, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी दी हुई है आपको, 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। तो वोल्टेज पर डिवीजन कितनी होगी, 1/2 मिली वोल्ट पर डिवीजन, है ना, ऐसे कर लो। तो VG की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज पर डिवीजन इतनी है 1/2 मिली वोल्ट, तो 150 इंटू इज इक्वल टू 75 मिली वोल्ट। अब यहां से आप गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस VG/IG से निकाल सकते हो ना। गॉट इट, लगी समझ। अच्छा, अब हाउ द बी डिजाइन टू रीड। अच्छा, अब यहां देखिए आपने, अब जो एमीटर बनाना है, फर्स्ट केस में हमने एमीटर बनाना है ना, तो एमीटर की करंट पर डिवीजन कितनी है,
6 है ना। तो अगर एमीटर की ये करंट पर डिवीजन है, अब स्केल तो सेम होगी 150, तो इट मीन्स एमीटर में आई क्या हो गया 6 इंटू 150 इज इक्वल टू 900 एम्पियर। तो अब एमीटर बनाने के लिए हमें आई मालूम पड़ गया और आई जी भी मालूम है, जी भी है, तो यहां से आप एस निकाल सकते हो ना। तो इसको सॉल्व करके आप, अब दूसरा केस है जो वोल्ट मीटर तैयार करना है हमने गलवान में, उसकी हमें 1 वोल्ट पर डिवीजन चाहिए स्केल है ना। तो वोल्टेज पर डिवीजन अगर 1 वोल्ट है तो इट मीन्स जो V की वैल्यू होगी टोटल, तो वो 150 वोल्ट हो जाएगी ना, क्योंकि टोटल स्केल में डिवीजन 150 है। तो एक डिवीजन अगर 1 वोल्ट मेजर करेगी तो टोटल, तो अब यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेनी है ना आपने। तो अब कैपिटल G भी आपको मालूम है, आई जी ये सब मालूम है, तो S निकल आएगा, और यहाँ पे आप V ना ये सब निकल आएगा। तो इस तरह से आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो ये तो थे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स जो बेस्ड थे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। अब हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म की। तो जैसा कि आप सब लोग मैग्नेट के साथ फेमिलियर हो ना, तो जो मैग्नेट है तो बेसिकली it possesses the properties of attraction and डायरेक्शन। क्योंकि जब आप मैग्नेट की बात करते हो तो आप जब मैग्नेट को आयरन पीसीज के नजदीक ले जाते हो तो आप क्या देखते हो कि वो आयरन पीसीज मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना। और दूसरा, अगर आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो आप क्या नोट करोगे कि जो मैग्नेट है ना वो अपने आप को इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन अलाइन करेगा, जिसको आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बोलते हो ना। तो इट मीन्स जो मैग्नेट है उससे उसके पास दो तरह की प्रॉपर्टीज है, एक अट्रैक्शन की, दूसरा डायरेक्शन की। अब जो मैग्नेट है ये, अगर हम इसकी बात करें तो मैग्नेट जो है दैट इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेट जो है दैट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मैग्नेट है एक तो होता है नेचुरल मैग्नेट्स, ठीक है ना, जो हमें नेचर में पीसेस मिलते हैं मैग्नेट के, तो वो। बट जो नेचुरल मैग्नेट्स है इनकी प्रॉब्लम क्या है कि एक तो इनकी इररेगुलर शेप्स हैं, दूसरा वीक मैग्नेटिक फील्ड, सोर्स ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड है। बट दूसरी तरफ हमारे पास जो मैन मेड मैग्नेट्स भी है ना, जिनको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बोल सकते हैं, जो हमने खुद डिजाइन किए हैं, तो मैन मेड है ना। अब इनकी एडवांटेज क्या है कि एक तो ये रेगुलर शेप्स में होंगे ना, और दूसरा ये they can possess any kind of magnetic field।
इनका मैग्नेटिक फील्ड लो वीक से दोनों तरह का हो सकता है ना, तो जिस रेंज का चाहिए हमें तो वो बन सकता है। अब जब हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की बात करते हैं तो एक तो इनकी शेप के अकॉर्डिंगली ये हो सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप में ऐसे हो, तो ये बार मैग्नेट हो गया ना, ये मैग्नेटिक नीडल फॉर्म में हो सकते हैं, और या फिर यू शेप मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट भी बोल देते हैं ना, ये हो सकते हैं। अब हर मैग्नेट के साथ ना जब हमने बात करते हैं तो अगर आप किसी भी मैग्नेट को, किसी भी शेप वाले मैग्नेट को आप इन द हीप ऑफ स्मॉल आयरन फाइलिंग्स में डिप करो, मान लीजिए कि जो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनका ढेर लगा हुआ है, उसमें से उनमें हमने एक आयरन पीस को थ्रो कर दिया ना, तो आप क्या नोट करोगे कि जो मैग्नेट है ना उसके साथ आप नोट करोगे कि जो आयरन फाइलिंग्स है ना उनकी कंसंट्रेशन वो इन दो पॉइंट्स पे ज्यादा होंगी, ठीक है ना। तो इट मींस जो मैग्नेट है उसकी जो अट्रैक्टिंग पावर है वो इन दो पॉइंट्स पे मैक्सिमम है। तो मैग्नेट के अंदर जो अट्रैक्टिंग पावर है वो जहां पर मैक्सिमम है उनको हम बोलते हैं पोल्स, ठीक है ना। तो ये हो गया, अगर मान लीजिए नॉर्थ पोल, तो ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। तो अब एक्चुअली ये दो पोल्स हो गए ना, तो हम नॉर्थ साउथ कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे। अब इनमें से रेड और ग्रीन में से जो एंड नॉर्थ की तरफ होगा ना वो नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ होगा ना, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इनकी मार्किंग करते हैं ना। अब ये जो मैग्नेट है तो उसके अंदर दो पोल्स होते हैं, और इन दोनों पोल्स की जो अट्रैक्टिंग पावर है उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ का यहां पे हम सिंबल यूज करेंगे QM। तो अगर अकेला M यूज करते हैं तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना मास की, तो इस कारण हम पोल स्ट्रेंथ के लिए सिंबल QM यूज करेंगे ना। तो QM मीन्स पोल स्ट्रेंथ, ये याद रखना। तो बाई कन्वेंशन जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास दो तरह के चार्जेस है ना, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, उसी तरह से मैग्नेटिज्म में हमारे पास दो तरह के पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो जो रोल इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव चार्ज प्ले करता है ना वही रोल हम मानते हैं कि नॉर्थ पोल मैग्नेटिज्म में प्ले करेगा। इस कारण बाय कन्वेंशन जो पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल है ना वो प्लस QM लिखी जाएगी और साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ माइनस। गॉट इट? मींस जो साउथ पोल है ना उसकी इंपॉर्टेंस मैग्नेटिज्म में वही है जो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिसिटी में है ना, तो ऐसे याद रख लेना। अब किसी भी एक मैग्नेट के अंदर, अब जो बातें याद रखने वाली है ना, नोट करने वाली, किसी भी एक मैग्नेट के अंदर जो दो पोल्स हैं उनकी पोल स्ट्रेंथ हमेशा इक्वल बट ऑपोजिट होंगी, ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी होगा। तो इस कारण हर मैग्नेट जो है दैट इज कंसिडर्ड एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। याद है ना आपको, मैग्नेटिक डाइपोल की डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल जो है
उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसमें टू इक्वल बट ऑपोजिट पोल्स प्लेस्ड सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट है। तो किसी भी मैग्नेट में जो दो पोल्स होते हैं वो उनकी पोल स्ट्रेंथ हमेशा इक्वल बट ऑपोजिट होती है और उनके बीच में दूरी होने के कारण वो मैग्नेटिक डाइपोल है। तो हर मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल है ना। अब ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेट है तो इसके दो पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है एल, तो एल क्या है? मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है। जबकि ये जो आप, तो ये ज्योमेट्रिक लेंथ है ना। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना कि किसी भी मैग्नेट की जो मैग्नेटिक लेंथ है वो ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ मैग्नेट से थोड़ी कम ही होती है ना, क्योंकि जो पोल्स है ना वो थोड़ा सा एग्जैक्टली एंड्स पे लाई नहीं करते, वो थोड़ा सा इनवर्ड होते हैं ना। तो मैग्नेटिक लेंथ जो है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 7/8 टाइम्स ज्योमेट्रिक लेंथ होती है ना। गॉट इट? तो ये बातें आपने याद रखनी है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि जो मैग्नेट है, अगर मैग्नेट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करता है तो इसके साथ हम एक टर्म जोड़ते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और सिंपली मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोल देते हैं। समझ आ रही है बात? और इसका सिंबल है कैपिटल M, और ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो जब हम मैग्नेट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल की बात करते हैं तो मैग्नेट की मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है फ्रॉम, अब आपको याद है ना कि ये प्लस और ये माइनस QM है ना। तो अब आपको याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे साउथ आ गया ना, तो डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये याद रखना है। मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये M वेक्टर की डायरेक्शन है, और M वेक्टर क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट का SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर स्क्वायर मीटर। ये हमने पिछले टॉपिक्स में कवर किया हुआ है ना, ये याद रखना है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि जो मैग्नेट है आपका, तो इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है M, तो वो कैसे निकालनी है? पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ डाइपोल, तो ये बन गई। तो अब यहां से जो पोल स्ट्रेंथ है SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, वो कैसे निकालोगे आप? क्योंकि जो कैपिटल M की वैल्यू है यहां से देखिए ना, क्योंकि QM क्या बन गया? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट लेंथ। तो ये एम्पियर स्क्वायर मीटर है, ये मीटर है, तो एम्पियर, तो SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ क्या है? एम्पियर मीटर। गॉट इट? अच्छा, अब यहां पर ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। देखिए कि कोई भी जो बार मैग्नेट है ना, तो ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो अगर हम, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है ना,
तो जो पोल स्ट्रेंथ होती है ना किसी भी मैग्नेट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होती है। गॉट इट? तो ये रिजल्ट भी आपने भूलना नहीं है कि किसी भी मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना। भी जब आपने एक मैग्नेट को तैयार कर लिया तो उसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगी ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ देखिए आप, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है ना, तो अब अगर हमने अब इस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ है QM और डाइपोल मोमेंट है M, ठीक है, और L डाइपोल लेंथ है। अब अगर आपसे कोई बोले कि आपने इस मैग्नेट को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, और कैसे कट किया? नॉर्मल टू इट्स लेंथ के परपेंडिकुलर 2 इक्वल पार्ट्स में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पोल स्ट्रेंथ है ना वो तो सेम ही रहेगी। अगर आप किसी भी मैग्नेट को जिसकी पोल स्ट्रेंथ QM है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M है, तो अगर आप उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो परपेंडिकुलर टू नॉर्मल टू इट्स लेंथ, तो जो पार्ट बनेगा, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, तब किसकी पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम रहा ना, मगर लेंथ हाफ होने के कारण जो डाइपोल मोमेंट है, तो जो नई पोल स्ट्रेंथ है वो तो पुरानी के इक्वल ही रहेगी, बट जो डाइपोल मोमेंट है वो हाफ हो जाएगी। मालूम पड़ा क्यों? क्योंकि लेंथ हाफ होगी ना। तो इट मीन्स जब आप किसी भी मैग्नेट को नॉर्मल टू इट्स लेंथ 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो उसकी पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डाइपोल मोमेंट हाफ हो जाएगी। पर दूसरी तरफ जब आप किसी भी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को मान लीजिए हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया बट अलोंग द लेंथ, ऐसे। अब ऐसे करने से क्या हुआ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया ना, तो ये जो एक पार्ट बना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ है, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ भी, तो अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ QM है तो इस वाले की, जो नए वाले की पोल स्ट्रेंथ है वो हाफ हो जाएगी, पर लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो लेंथ तो दोनों की सेम रहेगी। तो अब इट मीन्स डाइपोल मोमेंट भी हाफ हो जाएगी, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ हाफ होगी ना इस केस में। समझ आई बात? क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। तो इस केस में पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हुई थी, बट लेंथ हाफ होने के कारण डाइपोल मोमेंट हाफ हो गई थी। इस केस में जो पोल स्ट्रेंथ है वो हाफ हुई है बट लेंथ सेम रही है, तो इसके कारण पोल स्ट्रेंथ भी हाफ है और डाइपोल मोमेंट भी हाफ। अच्छा, और एक बात आपने यूँ यहाँ पे नोटिस की होगी कि जब आप किसी भी मैग्नेट को 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या 2 इक्वल नहीं अनइक्वल पार्ट्स भी हो सकते हैं, तो उस केस में जैसे हमने यहाँ देखा ना, तो ये दोनों पोल सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जब आप इस मैग्नेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो एक इस पार्ट में भी नया पोल आ जाएगा ना। मीन्स जब आप किसी भी मैग्नेट को पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो वो एज ए डाइपोल ही एक्ट करेगा लास्ट तक। गॉट इट? तो मोनोपोल्स do not exist in magnetism. तो मोनोपोल्स मैग्नेटिज्म में एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मीनिंग क्या है कि इंडिपेंडेंट नॉर्थ पोल या इंडिपेंडेंट साउथ पोल कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। मतलब मैग्नेटिज्म में नॉर्थ के साथ साउथ, साउथ के साथ नॉर्थ जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो अभी तक मोनोपोल्स की प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस
फाइंड आउट नहीं हुई है। तो इस कारण जो मोनोपोल्स हैं दे डोंट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिज्म। तो जैसा इलेक्ट्रिसिटी में आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज या आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, तो मैग्नेटिज्म में वैसा पॉसिबल नहीं है कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकें। मींस आइसोलेटेड नॉर्थ पोल या आइसोलेटेड साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करते। तो इस कारण हम स्टेटमेंट बोलते हैं कि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिज्म। तो आज हमने अपने इस लेक्चर में जो बातें कवर की हैं उसमें एक तो था कि न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, और उसके बाद मैग्नेटिज्म में हमने देखा कि जो मैग्नेट है आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों में फ़र्क है ना, और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है तो वो एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करेगा, नेचुरल मैग्नेट भी करेगा नो डाउट। तो अब डाइपोल मोमेंट कैसे निकालनी है किसी भी मैग्नेट की वो हमने सीखा ना, और किसी भी मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है वो बात भी हमने डिस्कस की, और मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिज्म ये बात भी हमने रिजल्ट भी डिस्कस किया। अब आगे आपने ये भी माइंड में रखना है कि जो सब्सटेंसेस है, जैसे कि क्योंकि आप ऑलरेडी फेमिलियर हो गए कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो हर तरह का सब्सटेंस जो है ना वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है बेसिकली। बट डेली लाइफ में हम क्या मानते हैं कि जो सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम मैग्नेटिक सब्सटेंस मानते हैं और बाकी को हम बोल देते हैं नॉन मैग्नेटिक। बट थ्योरेटिकली अगर बात करें तो कोई भी सब्सटेंस नॉन मैग्नेटिक नहीं है, सब सब्सटेंसेस मैग्नेटिक इन नेचर है ना। पर जिन सब्सटेंसेस की हम मेनली बात करते हैं, जो सब्सटेंसेस इजीली मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, जिनकी एग्जांपल में आयरन है ना, कोबाल्ट है, निकल है, तो ये स्टील है, तो ये सब्सटेंसेस मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं तो इनकी क्लासिफिकेशन किस तरह हुई है, कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आपने एक बात और याद रखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प लेते हैं ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या फ़र्क है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर एट एनी पॉइंट अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इंडक्शन बताएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है ना। इसी तरह यहाँ पर भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताता है हमें। बट डिफरेंस ये है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो वो डिसकंटिन्यूअस कर्व्स थे है ना, वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके नेगेटिव पे खत्म हो जाते थे ना। बट जो मैग्नेटिज्म है ना उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना वो कॉन्टिन्यूस कर्व्स है। ठीक है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उनको आप थॉरोली रिवाइज कर सकते हो ना। सो थैंक यू वेरी मच।